एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 18 से लेकर 24 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स। तो इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग किसके पास है, तो पुरुषोत्तम रुपाला के पास है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक और MD CEO बताने थे आपने मुझे, तो वो इसके MD CEO हैं शशिधर जगदीशन और हेडक्वार्टर्स के मुंबई में है। चेयरमैन आई गेस हमने मिस कर दिया इसमें, चेयरमैन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। आज के देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, ताकि सारे मेजर्स ऐसे लिए जाएं, ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिसमें पेशेंट्स की सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाए, ठीक है। उनकी सेफ्टी में कोई भी मतलब वो ना हो, कोई कमी ना रहे, है ना, उनके देख रेख में कोई भी कमी ना हो, कोई भी ऐसी हम गलत वो ना करें, स्टेप ना उठाएं जिसमें उनकी सेफ्टी को कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है। वो इसका मेन पर्पस रहता है। थीम क्या थी? मेडिकेशन सेफ्टी, कोई उनको गलत मेडिसिन वगैरह ना सर्व कर दें, वो उस सब पे बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे होता है। इक्वल पे डे, दोनों मेल्स या फीमेल्स जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको इक्वल पे मिलने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये तब हुआ था, उस दिन को हुआ था 18 सितंबर को, जब दोनों के लिए पे, दोनों जेंडर्स के लिए पे जो है वो इक्वल कर दी गई थी। 18 सितंबर को हम एक और डे ऑब्जर्व करते हैं, वो है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वाटर मॉनिटरिंग डे वो होता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी हमारे पास वाटर सोर्सेज हैं उसमें वाटर कंजर्वेशन हम कर सकें, ठीक है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के, उनको हम बचा सकें, इसके लिए ये वाला दिन। 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को, ओके। तो ये होता है कि जितने भी आपकी बीचेस वगैरह होती हैं या सी साइड्स वगैरह होती हैं उनको क्लीन करने के लिए। थीम क्या थी? फाइटिंग फॉर ट्रैश फ्री सीज, ठीक है। ट्रैश कूड़े को बोलते हैं, कचरे को बोलते हैं, तो फाइटिंग फॉर ट्रैश फ्री सीज इस बार की थीम थी। 20 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल NFT डे ऑब्जर्व करते हैं। NFT क्या है? नॉन फंजिबल टोकन। उसका दिन हम 20 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 20 सितंबर 2017 में NFT जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसी के बाद से हम लोग NFT डे ऑब्जर्व करते हैं 20 सितंबर को, ठीक है। 21 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 सितंबर को। थीम क्या है इसकी इस बार की? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। रेसिज्म क्या होता है कि रंग के किसी इंसान के जो रंग होता है उसके बेस पे कोई भेदभाव अगर होता है उसको रेसिज्म कहते हैं। तो उसको ख़त्म करना और पीस को इस्टेब्लिश करना, पीस को बिल्ड करना इस बार की थीम थी। 21 सितंबर को एक और डे हम ऑब्जर्व करते हैं, वो है वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, ये भूलने की बीमारी होती है जो यूजुअली जो ओल्ड एज है उसमें देखी जाती है, तो उसके लिए ये वाला डे होता है। इसके रिगार्डिंग जितने भी मेजर्स होते हैं या जो भी मेडिसिन वगैरह फॉलो करनी होती है वगैरह वगैरह, उन सब के लिए थोड़ी इम्पॉर्टेंस बताता है उनकी ये वाला डे। और इस बार ये सितंबर मंथ जो है वो वर्ल्ड एल्जाइमर्स मंथ भी है, ठीक है। वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ सितंबर है इस बार। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज दी वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 ऑर्गेनाइज। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन जो है 2022 का, वो फॉलोइंग में से कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? डेनमार्क में, ठीक है। डेनमार्क में ये वाला वर्ल्ड वाटर कांग्रेस हुई है इस साल की। इसकी डिटेल्स देखेंगे। इंडिया हैज़ लॉन्च जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विद डेनमार्क एट वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क में ही है। तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस है ये हुई थी, और इंडिया ने इस वाटर कांग्रेस में एक जॉइंट वाइट पेपर यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। अर्बन वेस्ट वाटर मतलब कि जो अर्बन एरियाज़ का वेस्ट वाटर है उसके बेस पे उसके लिए एक मतलब वाइट पेपर जो है वो लॉन्च किया है इंडिया ने इस वाटर कांग्रेस में। वाइट पेपर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि इंडिया हैज़ कमिटेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $140 बिलियन बाय 2024 इन दी वाटर सेक्टर। इंडिया ने जो है वो वाटर के सेक्टर में 2024 तक के साल के लिए
कितने की इन्वेस्टमेंट बोलिए कि $140 बिलियन तक की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वाटर सेक्टर में, ठीक है। और वाइट पेपर क्या होता है, वाइट पेपर जो है वो एक ऐसा होलिस्टिक कैप्चर रहता है जो करंट स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे बेस्ड हो, ठीक है, कि अभी करंटली जो भी हम इंडिया में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, तो उसका करंट स्टेटस क्या है, कितनी उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जितने भी हमने स्टेप्स उठाए थे वो फॉलो किए जा रहे हैं प्रॉपर्ली या नहीं, उसका क्या क्या स्टेटस चल रहा है, उस सब पे बेस्ड होता है वाइट पेपर। और वाइट पेपर इस बार किसके लिए है, अर्बन वेस्ट वाटर के लिए, ठीक है, जो वहाँ पर लॉन्च किया गया वो अर्बन वेस्ट वाटर के लिए है। वाइट पेपर इज अ रिजल्ट ऑफ इंडो डैनिश बायलेटरल ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। कब हुआ था ये इस्टेब्लिश, जब इंडो डैनिश या इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक बायलेटरल ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, कि मतलब जो ग्रीन एनर्जी वगैरह पे बेस्ड होती है, या ग्रीन कह सकते हैं ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है कि मतलब कि सारे जो भी ऐसे आपके रीन्यूएबल एनर्जी वगैरह वाले सोर्सेज होते हैं उन पे मेनली ये फोकस रहती है, जिसमें क्या क्या है, ग्रीन आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़, या रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़, या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इन सब पे फोकस्ड होती है ये, ठीक है। तो वाइट पेपर इंडो डैनिश बायलेटरल ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ही एक रिजल्ट था। ये कह सकते हैं कि मतलब ये पूछा जा सकता है आपसे कि वाइट पेपर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ है एक अग्रीमेंट, या एक जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो किस किस के बीच में हुई, तो वो इंडिया और डेनमार्क के बीच में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग इन मध्य प्रदेश। तो फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें जो केसीसी है उसकी डिजिटाइजेशन होगी, डिजिटल फॉर्म में जो केसीसी है उसके लिए पैसा जो है वो लेंड किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया, ये हमसे पूछा है। तो मध्य प्रदेश में ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। हमने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ना कि डिजिटाइजेशन हो रही है केसीसी की, तो उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड end-to-end digitization of KCC product for farmers as a part of flagship digital transformation project संभव। यूनियन बैंक का एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जिसमें वो मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है अपने बैंक में, अपने सारे सर्विसेज में। तो उन्हीं ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, इसका क्या नाम है, संभव, ठीक है। संभव प्रोजेक्ट है ये, उसी के अंडर ये जो केसीसी की डिजिटाइजेशन हो रही है वो ला रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और जो इसका पायलट प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट किया है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है, ठीक है। ये लॉन्च किसने किया ये वाला पायलट प्रोजेक्ट, मनी मेखलाई ने। ए मनी मेखलाई जो हैं, जो आपकी MD CEO हैं यूबीआई की, उन्होंने इसको लॉन्च किया है इन हरदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज अ पायलट प्रोजेक्ट। आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह याद रखने की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक भी पढ़ लो उतना काफ़ी है। और सिर्फ स्टेट याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट। उसके अलावा फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसको लॉन्च किया है, ठीक है। जो फेडरल बैंक है उसने भी ये एक पायलट प्रोजेक्ट सेम यही डिजिटाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया है। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में ये लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ पर जो रूरल फाइनेंसिंग है उसको थोड़ा बूस्ट किया जा सके डिजिटलाइजेशन के तौर पे, ठीक है। द इंस्टेंट केसीसी वॉज डेवलप्ड बाय द RBI इनोवेशन हब, अ सब्सिडी ऑफ RBI। जो केसीसी है वो 2016 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है, बाय द सब्सिडी ऑफ RBI। और RBI की वो सब्सिडी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, ठीक है, RBIHB कहते हैं इसको। तो इसी हब के द्वारा ये जो केसीसी है ये 2016 में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंडियन स्टेट अनाउंसेस फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-27। फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी स्टेट बन गई इंडिया की जिसने पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, जो सिनेमा के बेस्ड पर टूरिज्म पॉलिसी होती है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये पॉलिसी 2022 से लेकर 2027 तक के लिए लागू होगी। तो ये किया आपका स्टार्ट गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने की है ये सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी स्टार्ट। दी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अनाउंस दी फर्स्ट एवर सिनेमैटिक पॉलिसी जो 2022 से 27 तक चलेगी। कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात में। दिस पॉलिसी विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग दी फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुजरात एंड ऑफर वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन फॉर फिल्म मेकर्स। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिल्म मेकर्स को बेनिफिट हो सके और जो फिल्मिंग वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा गुजरात में भी स्ट्रेंथन किया जा सके, उसके लिए ये जो आपकी सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया है। इट विल ऑल्सो ब्रिंग ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएटेड विद फिल्म मेकिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड विल बूस्ट टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन गुजरात। अब अगर
गुजरात में जो सिनेमैटिक फैसिलिटीज़ होंगी या जो फिल्म प्रोड्यूसिंग वगैरह के लिए फैसिलिटीज़ होंगी वो अगर ज़्यादा बेहतर बना दी जाएंगी तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे फिल्म्स वगैरह को बनाने के लिए, है ना। तो वहाँ पर जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ होंगी उसको भी एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे ये भी एक वन ऑफ द मेन पर्पसेस है कि टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को भी बूस्ट मिलने वाला है इस एक स्टेप के थ्रू। बाकी जो उनको सर्विसेज मिलेगी फिल्म सेक्टर वालों को वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डिड दी 47th एनुअल गैदरिंग एंड 20th AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एसोसिएटेड मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो एक एनुअल गैदरिंग होती है AIBD की, उसकी जनरल कॉन्फ्रेंस भी और एसोसिएटेड मीटिंग भी कहीं एक जगह पे ऑर्गेनाइज की गई थी। वो कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। AIBD देखते हैं क्या होता है। AIBD होता है आपका एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट पे एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट, और इसको जो लॉन्च है वो किसने किया था? इस वाले एक जनरल कॉन्फ्रेंस या एसोसिएटेड मीटिंग को इनॉग्रेट किसने किया था? जो हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर, ठीक है। इन्होंने इसको लॉन्च किया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हुई थी ये। डेट्स याद रखने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। 19 सितंबर को हुआ था, 19 से लेकर 21 सितंबर के बीच में ये जो कॉन्फ्रेंस है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। इनॉग्रेट इसको अनुराग ठाकुर ने किया था। और इंडिया की प्रेसिडेंसी जो AIBD में रहने वाली है वो अगले साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। अभी भी इंडिया की प्रेसिडेंसी ले रहा है इसकी, अगले साल तक के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब अगले साल तक अभी भी इसका जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा? इंडिया, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन की प्रोजेक्ट इग्नाइटेड माइंड्स हैज़ बीन लॉन्च्ड टू कोच एंड मेंटर लेस प्रिविलेज गर्ल स्टूडेंट्स इन विच स्टेट या UT। एक इग्नाइटेड माइंड्स नाम का एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट या UT के द्वारा, जिसमें जो गर्ल्स हैं जो अंडर प्रिविलेज या लेस प्रिविलेज गर्ल्स होती हैं उनको कोच और मेंटोर किया जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछे कि कौन सी है वो स्टेट या UT जिधर ये इग्नाइटेड माइंड्स नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो वो है लद्दाख। लद्दाख में कहाँ पर? करगिल में ये जो इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट किया किस किसने है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपका HPCL है, उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। HPCL और इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है इग्नाइटेड माइंड्स। किनके लिए? जो करगिल में ऐसी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो एक ऐसे लेस प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जो उनको आगे के लिए मेंटोर किया जा सके ताकि वो एक अच्छा करियर इस्टेब्लिश कर सकें। उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एम करता है टू प्रिपेयर 50 गर्ल स्टूडेंट्स। नंबर भी बताया गया यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं होगा कि अंडर प्रिविलेज हैं तो वहाँ पर जितनी भी करगिल में अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ये एक सिलेक्टेड नंबर है, 50 गर्ल स्टूडेंट्स होंगी। इनको मतलब वहाँ तक के लिए अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तब वो इस एक बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकेंगी। अगर जो ये ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे इस टेस्ट के या इस प्रोजेक्ट के, वो अगर उनको ये लगता है कि हाँ इनको हम आगे लेके जा सकते हैं या इनमें एक्चुअली पढ़ने की, आगे बढ़ने की इच्छा है और ये कुछ कर सकती हैं, काबिलियत है, तो वो 50 गर्ल स्टूडेंट्स उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाएगा जिनमें उनको वो कैलिबर दिखेगा, ठीक है। तो करगिल इग्नाइटेड माइंड्स 50 गर्ल स्टूडेंट्स को ऐसे टारगेट करेंगे जो नेशनल लेवल फॉर वेरियस नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये भी आपको याद रखना है कि हर एक फील्ड के लिए नहीं इनको गाइड करने वाले हैं। ये गाइड करेंगे सिर्फ जो नेशनल लेवल इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल सर्विसेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इन 50 गर्ल स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है, इस एक प्रोजेक्ट के अंडर। स्टूडेंट्स कुड इम्प्रूव देयर नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटीज़ थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये इन गर्ल स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि वो अपनी नॉलेज, एबिलिटीज़ और पर्सनालिटीज़ को और बेहतर कर सके, ग्रूम कर सके, डेवलप कर सके। तो और ताकि वो जो नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर कर सकें और आगे अपना करियर अच्छा बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि NPCI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड UPI पेमेंट्स थ्रू विच पेमेंट नेटवर्क। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो NPCI है उसने इंट्रोड्यूस किया है कि UPI पेमेंट अब एक और मेथड के थ्रू हो सकती है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो क्रेडिट कार्ड वो कौन से हैं जिनके थ्रू ये UPI पेमेंट्स अलाउ की हैं NPCI ने? वो हैं रुपे के क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। रुपे के क्रेडिट कार्ड्स हैं वो जिनके थ्रू NPCI ने UPI पेमेंट अब अलाउ कर दी है। NPCI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड UPI पेमेंट्स विया क्रेडिट कार्ड्स ऑन दी रुपे नेटवर्क। ये नाम आपको नहीं भूलना, ठीक है, रुपे याद रखना है। रुपे नेटवर्क पोटेंशियली एक्सपैंडिंग दी क्रेडिट मार्केट।
Debit cards and bank accounts had previously been used to link to UPI. Now RuPay credit cards can be linked as well. मतलब कि इससे पहले जो आपके बैंक अकाउंट्स थे या वो डेबिट कार्ड्स वगैरह थे वो तो ऑलरेडी लिंक्ड थे यूपीआई से, वहाँ से हम पेटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट्स कर सकते थे, बट अब हम जो है अपने रूपे के क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी यूपीआई की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेन इसका ये है। तो आपको याद रखना कि कौन से क्रेडिट कार्ड्स, रूपे वाले क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने अनवील किया है इस एक चीज़ को, इस एक न्यूज़ को, कहाँ पर, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था उसमें। ठीक है, 3rd एडिशन थी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की, वहाँ पर शक्तिकांत दास ने ये जो न्यूज़ है ये इंट्रोड्यूस की थी। इसके साथ साथ इन्होंने वहाँ पर और भी कुछ लॉन्च किया था। क्या था वो? यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट भी इंट्रोड्यूस किया था इसी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में, जिसमें स्मॉल वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करी जा सकेंगी via wallet like feature and the facility for inward cross border remittances via the भारत बिल पेमेंट सिस्टम। आपको इसमें मेन बस याद रखना है कि यूपीआई लाइट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, और इसकी एक थीम भी थी इस कॉन्सेप्ट की, वो क्या थी? GFF 2022 की, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड, ग्लोबल इंक्लूसिव ग्रीन। ये एक थीम थी इस आपके फिनटेक फेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वन ऑफ अ काइंड एवरीडे सेविंग्स अकाउंट या डेली सेविंग्स अकाउंट। अब ऐसा पहले नहीं हुआ था यहाँ पे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में कि कोई डेली सेविंग अकाउंट की भी फैसिलिटी हो, पर फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दी गई है कि एवरीडे सेविंग अकाउंट आप डेली बेसिस पे सेविंग कर सकते हो। तो कौन सा बैंक है वो? कोटक महिंद्रा बैंक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा न्यू अगर कोई चीज़ देखने को मिली है तो वही है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कोटक महिंद्रा ने ये शुरू किया है डेली सेविंग्स अकाउंट। इसमें ये एक यूनिक डेली सेविंग्स अकाउंट रहेगा जो हेल्प करेगा कस्टमर्स को इन स्पेंडिंग एंड सेविंग एवरी डे। डेली बेसिस पे कस्टमर्स जो होंगे वो सेविंग कर सकेंगे, उसके लिए ये जो डेली सेविंग्स अकाउंट है ये हेल्पफुल रहेगा। दिस अकाउंट कम्स विद अ एवरी डे रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड। इस डेली सेविंग स्कीम के साथ अकाउंट के साथ एक एवरीडे रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी मिलेगा कंज्यूमर्स को, जो भी इसके कस्टमर्स रहेंगे बैंक के उनको। विद दिस अकाउंट द कस्टमर्स कैन आइदर मेक 30 ट्रांजेक्शन्स ऑफ एनी वैल्यू इन अ मंथ एंड गेट मिनिमम बैलेंस चार्जेस वेव्ड और चूज टू मेंटेन एन एवरेज मंथली अमाउंट ऑफ 20,000। अब इस वाली लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस एक अकाउंट के थ्रू क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे वो या तो 30 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं किसी भी अमाउंट की, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने तक की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हो सकती हैं, या तो वो 30 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं किसी भी अमाउंट की एक मंथ में, और उनको मिनिमम बैलेंस जितना भी वो मेंटेन करते हैं, जितना भी बैंक एक मिनिमम बैलेंस रखता है, अगर वो उसको मेंटेन कर देते हैं तो उनके जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, वो हटा दिए जाते हैं। या तो वो ये कर सकते हैं या तो वो ये चूज़ कर सकते हैं कि वो एक एवरेज मंथली अमाउंट रख सकें अपने अकाउंट में। वो एवरेज मंथली अमाउंट कितना रहेगा? एक मंथ में उनके अकाउंट में एवरेज 20,000 रुपीज़ होने चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखनी है आपको। 30 ट्रांजेक्शन्स अलाउ की गई हैं किसी भी वैल्यू की, और या फिर मिनिमम उनको जो एवरेज मंथली बैलेंस रखना है वो कितना रखना है? 20,000 तक का। और ये जो आपको कोटक महिंद्रा बैंक है इसने कोलैबोरेट किया है IIT मद्रास के साथ भी, ताकि कोटक IITM, ये IIT मद्रास ही है, मिलके एक सेव एनर्जी मिशन जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सेव एनर्जी मिशन स्टार्ट करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने IIT मद्रास के साथ भी कोलैब किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गेट्स फाउंडेशन ऑनर्स 4 लीडर्स विद 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिसिपिएंट्स। मतलब जो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है उन्होंने ऑनर किया है 4 ऐसे लीडर्स को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको लाइक पा सकते हैं, या उनको उनके टूवर्ड्स काम करने के लिए उनको ऑनर किया जा रहा है। तो हमसे ये पूछा कि जो 4 लीडर्स हमारे ऑनर हुए हैं इसमें, उसमें से फॉलोइंग में से कौन से उसमें से एक नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो उन 4 लीडर्स में नहीं है, तो वो कौन है? लिली सिंह। लिली सिंह इज़ नॉट वन ऑफ द रिसिपिएंट्स, इनको नहीं मिला ये अवार्ड। ये अवार्ड राधिका बत्रा को मिला है जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, एंड इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जहरा जोया को, वेनेसा नकाते को, और उर्सुला वॉन दे लेन को। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑनर्ड 4 चेंज मेकर्स,
2022 प्रोग्रेस अवार्ड मिला है किसको? इसमें ना मतलब 4 तरह के अवार्ड्स हैं। एक तो है प्रोग्रेस अवार्ड, ठीक है। प्रोग्रेस अवार्ड वो मिला है इंडिया से जो बिलोंग करती हैं डॉक्टर राधिका बत्रा, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, इन्हीं के बारे में हम डिटेल ज़्यादा जानेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स के लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राधिका बत्रा को प्रोग्रेस अवार्ड मिला है इसके अंडर। और चेंज मेकर अवार्ड मिला है किसको? जहरा जोया को। जहरा जोया अफ़गानिस्तान से बिलोंग करती हैं। और कैंपेन अवार्ड मिला है वनेसा नकाते को, जो युगांडा से बिलोंग करती हैं। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, अभी रिवाइज करेंगे। और ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड मिला है किसको? उर्सुला वॉन देर लेयन को। ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो मेन आपको मतलब ये याद रखना है कि जो इंडिया से बिलोंग करती हैं डॉक्टर राधिका बत्रा, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? प्रोग्रेस अवार्ड मिला है चेंज मेकर्स के लिए, ठीक है। अब डॉक्टर राधिका बत्रा के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। डॉक्टर राधिका बत्रा इज़ द को फाउंडर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एवरी इन्फेंट मैटर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन NPO है, एक वो चलाती हैं डॉक्टर राधिका बत्रा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोवाइड करती है लास्ट माइल हेल्थ सॉल्यूशंस टू डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इन इंडिया। जितने भी अंडर प्रिविलेज या डिसएडवांटेज चिल्ड्रन रहेंगे, मतलब जिनको सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, चाहे फिर वो गरीब हैं या ऐसे किसी एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक लास्ट माइल हेल्थ सॉल्यूशन, मतलब कि जब आपको कोई और रास्ता नहीं मिले, कोई और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर जाके हेल्थ बेनिफिट्स अपने अवेल कर सकते हो। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं राधिका बत्रा। और ये जो हैं कौन से अलग अलग है ना, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं। तो उनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 10 को प्रोग्रेस कर रही हैं राधिका बत्रा। ये हमारे लिए जानना सिर्फ इन्हीं के लिए, इन्हीं वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो SDG 3 जो है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, इसको फॉलो कर रही हैं ये। और SDG 10 जो है वो है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ के लिए, इसको भी ये फॉलो कर रही हैं। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे वनीसा नकाते की, तो इनको हमने अभी भी न्यूज़ में पढ़ा था कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर बना दी गई हैं ये, ठीक है। ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनको बना दिया गया है यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर। तो इनका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। यूपी अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ द 13.8 लाख पेंडिंग ट्रायल्स। इसमें सिर्फ हमको इतना जानना है, ये मैं आपको पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगी। अब इसमें ये है कि यूपी जो है वो टॉप कर रहा है उस लिस्ट में जो एक ऐसी लिस्ट बनाई गई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक मैक्सिमम केसेस पेंडिंग है। और वो केसेस हैं भी, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कौन कौन से केसेस जाते हैं, तो एकदम हीनियस क्राइम्स होते हैं, ठीक है। मतलब या विमेन के अगेंस्ट या चिल्ड्रन या सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट जो एकदम गलत तरीके से कोई क्राइम्स किए जाते हैं, बहुत ही मतलब घिनौने क्राइम्स होते हैं, उनके लिए वो जाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। तो उसमें से भी 70% जो पेंडिंग केसेस हैं इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी वो यूपी में है, ठीक है। तो यूपी ने उस लिस्ट में टॉप किया है जिनमें मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी 70% केसेस जो हैं अभी पेंडिंग हैं, ठीक है। इधर 13.81 लाख केसेस पेंडिंग हैं अभी। ऑल्दो यूपी में मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम्स भी होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इनको अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस दिखानी चाहिए थी, बट स्टिल यूपी इस लिस्ट को टॉप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ फर्दर रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज। इसमें सिर्फ इतना कि स्मॉल कंपनीज़ को थोड़ा रीडिफाइन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है कि स्मॉल कंपनीज़ जो हैं वो अंडर कंपनीज़ एक्ट 2013, ये बैंकर्स के लिए ज़्यादा है, जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर स्मॉल कंपनीज़ की एक डेफिनेशन थी, पहले क्या थी और अब क्या हो गई है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहले पेड अप कैपिटल, जितना आप उसमें मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अगर 2 करोड़ तक की थी तो आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी कहते थे। अब वो 4 करोड़ तक की भी होगी तो भी वो स्मॉल कंपनीज़ में आएंगी, ठीक है। टर्नओवर या मतलब जितनी आपकी सेल हुई होती है किसी भी कंपनी की एक साल के अंदर, वो नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़, मतलब अगर 20 करोड़ तक की होती थी तो स्मॉल कंपनीज़ होती थी। अब अगर 40 करोड़ तक की होगी तो उसको स्मॉल कंपनी ही हम मानेंगे, ठीक है। ये थोड़े से चेंजेस हुए हैं, ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लॉन्चेस हैकाथॉन 3.0, जिसका नाम है कृतज्ञ।
कृतज्ञ नाम का एक हैकाथॉन लॉन्च किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। तो कृतज्ञ की सिर्फ फुल फॉर्म हम देख लेते हैं एक बार। कृतज्ञ की फुल फॉर्म होती है कृषि तकनीक ज्ञान। कृषि तकनीक ज्ञान, ये स्पीड ब्रीडिंग के लिए है। स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी फसल होती है उसकी इम्प्रूवमेंट हुए या कर सकें हम, उसके लिए स्पीड ब्रीडिंग, मतलब कि जितना टाइम लगता है उससे थोड़े जल्दी ब्रीड हो जाए जो फसलें हैं, उसके लिए ये जो एक कह सकते हैं हैकाथॉन ये स्टार्ट किया गया था कृतज्ञ, जिसकी फुल फॉर्म थी कृषि तकनीक ज्ञान। नेक्स्ट है कि BCF ने अपनी फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड जो है वो तैनात कर दिया है। कहाँ पर? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इन राजस्थान एंड गुजरात। इसमें राजस्थान और गुजरात आपको याद रखने की ज़रूरत है। BSF का फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सऊदी अरेबिया बीट्स रशिया टू बिकम इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इन अगस्त 2022। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर भी है। हम ऑयल आयात भी, हाँ आयात ही कहते हैं, इम्पोर्टर है, मतलब कि जो हम लेते हैं ऑयल, ठीक है। तो थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारी है जो ऑयल इम्पोर्ट भी करती है और कंज्यूम भी करती है, ठीक है। पर इधर हमारी न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया रशिया को बीट करके, पहले रशिया था सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इंडिया का, बट अब वो सऊदी अरेबिया बन गया। आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट मतलब लाइक लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कौन सा इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर स्वाति पेरामल। इनको फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ये, ऑनर है ये। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड ये मिला है स्वाति पेरामल को। और इससे पहले लास्ट मंथ हमने ये पढ़ा था कि शशि थरूर को भी अवार्ड मिला है। शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको भी ये अवार्ड मिला है अपनी राइटिंग और अपनी स्पीचेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है CSB या जो कैथोलिक सीरियन बैंक, जो पहले इसको कैथोलिक सीरियन बैंक कहते थे, तो उसने अपने MD CEO नए अपॉइंट किए। कौन है वो? प्रलय मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है अंबुजा सीमेंट्स को भी और ACC सीमेंट्स को भी, ताकि वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर बन जाए। फर्स्ट पे अल्ट्राटेक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्विट्ज़रलैंड के जो प्लेयर हैं रॉजर फेडरर, इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जो टेनिस था उससे रिटायरमेंट ले ली है। इनकी लास्ट जो मैच रहेगा वो कौन सा रहेगा? ATP सर्किट का मतलब जो लास्ट मैच रहेगा वो कौन सा रहेगा? 5th लेबर कप 2022 जो लंदन UK में होने जा रहा है, उसमें ये लास्ट बार परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे अपने प्रोफेशनल टेनिस से, ठीक है। रॉजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया 76 ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद, ये हमने कवर भी किया था शायद न्यूज़ में कि इंडिया के 76 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? प्रणव आनंद, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अंडर 16 का टाइटल जीता है। और AR इलम पार्थी जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अंडर 14 का ओपन टाइटल जीता है वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप में। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई थी? रोमानिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक बुक रिलीज़ की है। सिर्फ आपको बुक का नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, ये एक बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने रिलीज़ की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि दिल्ली एंड पंजाब गवर्नमेंट टाइड अप टू कर्ब स्टबल बर्निंग थ्रू पूसा बायोडिकम्पोजर। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम होती थी और उसकी वजह से जो पोल्यूशन वगैरह होती थी उसको हटाने के लिए, उससे कर्ब करने के लिए दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। तो इसमें मेन आपको ये है कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब का तो हमको पता था कि वहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है, उसने किसके साथ मिला है? दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। पंजाब और दिल्ली ने कोलैब किया है स्टबल बर्निंग से बचने के लिए। किसके थ्रू? पूसा बायो डिकम्पोजर के थ्रू। ये एक ऐसा डिकम्पोजर होगा जिसमें स्टबल जो होगा, जितना भी आपका वो बचा होता है ना, जैसे वीट वगैरह के फील्ड्स में जितना भी रिमेन्स होते हैं, एग्रीकल्चर रिमेन्स होते हैं, उनको डिकम्पोज कर दिया जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर, ताकि उसको बर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बर्निंग की वजह से बहुत पोल्यूशन होता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि PM नरेंद्र मोदी विजिटेड उज़्बेकिस्तान, किसके लिए? SCO समिट 2022 के लिए, ठीक है। और ये समिट जो है वो उज़्बेकिस्तान के मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्जियोयेव, इन्होंने इस समिट को हेड किया था, चेयर किया था।
और नेक्स्ट जो SCO की काउंसिल की मीट रहने वाली है वो इंडिया में होने वाली है। 2023 का जो SCO समिट है वो इंडिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 में इंडिया की बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर के CM जो हैं बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है एक CM द हाईसी। CM द हाईसी मतलब कि लेट्स इन्फॉर्म द CM, ये इस प्रोजेक्ट का एक नाम है पोर्टल का। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि पब्लिक की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं, जितनी भी उनकी शिकायतें हैं, उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि ADB ने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसको फिर से कट कर दिया है, 7.2 कर दिया है, 7.2 से 7.0 कर दिया, मतलब 7% कर दिया है। पहले 7.2 बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो 7.2% रहेगी, बट अब वो घटा के 7% कर दिया। नेक्स्ट है कि रतन टाटा, KT थॉमस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं फॉर्मर, और फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा करिया मुंडा, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, रतन टाटा, KT थॉमस, करिया मुंडा, इन तीनों को अपॉइंट कर दिया गया एज द ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स फंड, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह खुद देख लेना, बस इसमें यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों को बना दिया गया है ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स फंड। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च दी स्केल या फिर स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, ऐप फॉर स्किल डेवलपमेंट इन लेदर सेक्शन। लेदर सेक्शन में स्किल डेवलपमेंट के लिए स्केल नाम का एक प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च कर दिया गया। ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, स्केल ऐप, ठीक है। अगर तो सिर्फ इतना बोला गया है, या तो इसकी फुल फॉर्म दी जाती है तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये लेदर के लिए है, बट वहाँ पर सिर्फ इतना दिया जाता है कि स्केल ऐप एक लॉन्च किया है, किस इंडस्ट्री के लिए किया है या किस एक सेक्टर के लिए किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेदर सेक्टर के लिए किया है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया गेट्स इज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन तमिलनाडु। डुगोंग्स आर द लार्जेस्ट हर्बीवोरस मरीन एनिमल्स। तो एक तरह के मरीन एनिमल होता है ये, लार्जेस्ट मरीन हर्बीवोरस मरीन एनिमल, मतलब जो हर्ब्स पे रहते हैं, ये दूसरी फिशेस को नहीं खाती है, ये वाली जो फिश होती है, और लार्जेस्ट इन साइज़ भी होती है ये। तो इनकी कंजर्वेशन हो सके ऐसा एक कंजर्वेशन रिजर्व, इंडिया का पहला ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि RBI लिफ्ट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे जो RBI की PCA वाला फ्रेमवर्क वाली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, वो हटा दी गई हैं। 2017 में ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लगी थी इस वाले बैंक पे, बट अब उनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो बाकी एग्जाम वाले उनको इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है नहीं, और जो बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला पता ही होगा कि इसके अंडर क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं। जब उसको फॉलो नहीं करते हैं तो किसी बैंक को इसमें मतलब इसके अंडर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और जब वो फॉलो करने लग जाते हैं या वो फॉलो करने के लायक हो जाते हैं तो उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो बैन है इसीलिए हटा दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे से, क्योंकि अब वो उसको फॉलो करने के लायक हो गए हैं, ठीक है। अब आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। वर्ल्ड वाटर वीक बताना है आपने मुझे कि कब हमने ऑब्जर्व किया था, हमने पढ़ा है ये। और नेक्स्ट बताना है कि NPCI जो है उसके MD CEO कौन है और उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ठीक है। ये आज की न्यूज़ थी। अब अगर आज की न्यूज़ में कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।